हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट से ध्वनि यानी साउंड। ये टॉपिक जो है आपके रीट लेवल 2 के अंदर भौतिक विज्ञान भाग में फिजिक्स भाग में दिया गया है। ध्वनि या साउंड, तो क्या है ध्वनि या साउंड? तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस से संबंधी सभी वीडियो जो है अवेलेबल हो जाएंगे, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आप हमें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर मैसेज करके जो टेस्ट हैं रीट लेवल 2 के केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनकी भी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम व पता लिखकर हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, तो आपको टेस्ट की पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम ध्वनि टॉपिक को। ध्वनि क्या है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो उठता है, ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा प्रकार है? तो ध्वनि शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें तरंगों के बारे में पता होना चाहिए कि तरंग क्या है और ध्वनि किस प्रकार की तरंगों में सम्मिलित की गई है। तो तरंगे जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो यांत्रिक और एक अयांत्रिक। एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए, गति करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे वो माध्यम ठोस हो, चाहे वो माध्यम द्रव हो, चाहे वो माध्यम गैस यानी वायु हो। तो जिन तरंगों को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसी तरंगों को हम लोग यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं, उन्हें हम बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो अयांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार हैं। तो ध्वनि जो है बिना माध्यम के संचरित, निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती। ध्वनि के लिए ठोस माध्यम, द्रव माध्यम या गैस माध्यम आवश्यक होता है। अतः ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। अयांत्रिक तरंगों को एक नाम और दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये भी ध्यान रखना है आपने। जिन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो तरंगे हैं कौन सी? अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ध्वनि तरंगों को क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं। क्लियर? अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। एक अनुदैर्ध्य और दूसरी अनुप्रस्थ। एक अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी अनुप्रस्थ तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? माध्यम के जो कण हैं वो मान लो इस दिशा में गति कर रहे हैं। माध्यम के कणों की दिशा ये है, माध्यम के कण इस दिशा में कंपन कर रहे हैं या गति कर रहे हैं,
और तरंग भी इसी दिशा में ही, यानी कणों के कंपन की दिशा और तरंग की गति की दिशा बिल्कुल समांतर है, तो ऐसी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। यानी कणों के कंपन के साथ साथ ही वो तरंगे गति करती हैं। तो कणों के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा, माध्यम के कणों के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा समांतर हो, तो ऐसी तरंगों को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और यदि तरंग के जो संचरण की दिशा है और कणों के जो कंपन की दिशा है वो एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब ये तो हो गया कणों का कंपन, माध्यम के जो कण है उनका कंपन मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और तरंग का संचरण इस डायरेक्शन में हो रहा है, बिल्कुल उसके लंबवत, तो होगी अनुप्रस्थ तरंगे। और यदि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा ये है और तरंग के संचरण की दिशा भी ये है, तो वो होगी अनुदैर्ध्य तरंग। और ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे इसी का एग्जाम्पल है, यानी कंपन के साथ ही जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में कणों का कंपन होता है उसी डायरेक्शन में ही ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो यांत्रिक व अनुदैर्ध्य, यांत्रिक में भी अनुदैर्ध्य प्रकार है ध्वनि तरंगों का। तो ध्वनि तरंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात आपके पास आई क्या, ध्वनि तरंगे समझना है, बात को क्रैमिंग नहीं करनी है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगों का प्रकार अगर आपसे पूछ लेता है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। और इनकी जो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज है इनकी। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे हैं उन्हें हम सुन सकते हैं, उन्हें हम सुन सकते हैं। तो जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, जिन ध्वनि तरंगों को हम सुन सकते हैं, उन ध्वनि तरंगों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये जो श्रव्य तरंगे होती है ना, इन्हीं को ही ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ध्वनि यही है, ध्वनि जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं वही तरंगे ध्वनि कहलाती हैं। और उनकी जो रेंज अगर आपसे पूछ लेता है तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच उनकी आवृत्ति की जो परास है, उनकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो हमें सुनाई दे सकती है। और जो तरंगे, जो ध्वनि तरंगे हमें सुनाई देती हैं, उन ध्वनि तरंगों को हम श्रव्य तरंगे या ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो तरंगे हमें सुनाई देती हैं, यानी ध्वनि की परास, ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो अगर तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो ऐसी ध्वनि तरंगों को हम लोग अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, जैसे प्रकाश होता है ना अवरक्त, वैसे ही अवश्रव्य, अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, वो इंफ्रारेड होता है, ये इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेज। और जो 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की रेंज होती है वो हमें सुनाई देती है, तो वो होती है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिन्हें हम
ध्वनि के नाम से जानते हैं, ध्वनि, ध्वनि के नाम से। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की प्रास रखती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, जिनकी प्रास जो है, आवृत्ति की प्रास जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, उन्हें हम बोलते हैं प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, प्राश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, प्राश्रव्य तरंगे होती हैं, और जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं, ये हमारे कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती, ये हमारे कान की सुनने की रेंज से बाहर है। ना तो हमारा कान 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगे अनुभूत कर सकता है, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगों को अनुभूत कर सकता है। तो हमारे कान को जो अनुभूति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों की होती है, जिन्हें हम श्रव्य तरंगे या ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे ध्वनि तरंगे पूछ रहे तो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की हैं, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अवश्रव्य जो है उनकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम है, श्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रखती है, और पराश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति रखती हैं। लेकिन प्रॉपर ध्वनि पूछ लेता है, ध्वनि वो है जो जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, तो वो श्रव्य तरंगों वाली रेंज आएगी। क्लियर। अब बात करें हम जो पराश्रव्य तरंगे हैं, इन्हें हमारा कान तो नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, वो इसे सुन सकते हैं। तो चमगादड़ इन्हीं के माध्यम से ही, इन्हीं तरंगों के माध्यम से ही गति करती है। चमगादड़ जब उड़ती है ना, तो उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ती है वो, तो वो तरंगे जो है वो सामने वाली दीवार से टकराकर वापस उस तक आती हैं। अगर मान लो वहाँ दीवार नहीं है तो वो तरंगे आगे चलती जाएगी, चमगादड़ भी चलती जाएगी। जैसे ये मान लो चमगादड़ है, मार्कर जो है वो चमगादड़ है, इसने तरंगे छोड़ी, अब दीवार यहाँ है तो वो तरंगे जा रही हैं आगे, तो चमगादड़ भी आगे जा रही है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगी तो वो तरंग जो है वो दीवार से टकराकर वापस चमगादड़ को सुनेगी, तो चमगादड़ अपना पथ बदल लेगी, वापस मुड़ जाएगी यहाँ से। क्लियर। तो चमगादड़ जो है वो पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही गति करती है। तो कुछ जानवरों जैसे बिल्ली को, कुत्ते को और चमगादड़ को ये जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे, ये तरंगे सुनाई देती हैं इन जानवरों को। अब पराश्रव्य तरंगों के कुछ उपयोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से उपयोग हैं वो देख लें आप। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, पहली इंपॉर्टेंट बात है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, वो पराश्रव्य तरंगों का। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगे हैं। तो पहला उपयोग पराश्रव्य तरंगों के यूज लिख रहा हूं यहां। एक तो है समुद्र की गहराई का पता, समुद्र की गहराई का पता लगाने में कौन सी, पराश्रव्य तरंग। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का यूज होता है। दूसरा जो है इसका जो मुख्य यूज है वो ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में भी, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं उनमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज होती है, अल्ट्रासोनिक रेज यूज होती हैं। तो मस्तिष्क के अंदर अगर कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में भी इसी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो चिमनी वगैरह होती है, कल कारखानों की चिमनी, कल कारखानों की जो चिमनी होती है उसके अंदर जो कालिख जमा हो जाती है उसे हटाने में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिमनी की कालिख हटाने में, चिमनी की कालिख हटाने में किन तरंगों का यूज किया जाता है, तो वो भी पराश्रव्य तरंगों का ही यूज किया जाता है। क्लियर। पराश्रव्य तरंगों के मुख्य मुख्य उपयोग जो है, एक तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूसरा ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, और तीसरा चिमनी की कालिख हटाने में, चिमनी की कालिख हटाने में। अब बात करें हम ध्वनि की। ध्वनि, तो ध्वनि की जो परास है, आवृत्ति की जो परास है वो 20 हर्ट्ज से लेके
20,000 हर्ट्ज के बीच में है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। फिर हमने कहा कि ये यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग क्या होती है? जो ठोस, द्रव और गैस माध्यम में ही संचरित हो सकती है, यानी जिसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब यही हमने बात करनी है कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे फास्ट संचरित होगी, सबसे तेजी से संचरित होगी, यानी ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैस यानी वायु में। तो ध्वनि तरंगों का अगर संचरण का आपसे चाल पूछ ले, ध्वनि तरंगों की संचरण की जो चाल है, ध्वनि के जो संचरण की चाल है, या ध्वनि की चाल ही कह दे सीधा, ध्वनि की चाल माध्यम का सही क्रम, ध्वनि की चाल के लिए माध्यम का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल है वो किस माध्यम में होगी? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम वायु में या गैस में। लोहे में जो ध्वनि की चाल है वो लगभग 5130 यानी 5000 मीटर के अराउंड, याद रखें 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहे के अंदर ध्वनि की चाल 5100 लगभग 5000 हो गया, 5130 मीटर प्रति सेकंड। पानी के अंदर लगभग 1483 मीटर प्रति सेकंड, 1483 मीटर प्रति सेकंड पानी के अंदर। और वायु के अंदर ध्वनि की जो चाल है 332 यानी 300 मीटर प्रति सेकंड के अराउंड है। तो सबसे जो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा है वो ठोस के अंदर है। तो माध्यम की अगर स्थिति आपसे पूछ लेता है, ध्वनि की चाल के लिए माध्यम का सही क्रम आपसे पूछ लेता है, तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। तो ये ध्वनि जो तरंगे हैं उनका एक सामान्य परिचय आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ध्वनि के अभिलक्षण, जो है आपके टॉपिक दिया हुआ है ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता क्या है, तारत्व क्या है, गुणता क्या है, तीनों में क्या फ़र्क है? तीव्रता और तारत्व सेम लगते हैं लेकिन फ़र्क है इनके अंदर। और प्रतिध्वनि, इको और नॉइज, शोर, ये टॉपिक आपके ध्वनि के अंदर दिए गए हैं। इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, यदि आपको मेरा टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।